नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, ये ज़िंदगी एक जंग है और इस जंग को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों आपकी सेहत। याद रखिए, एक अच्छा दिमाग तभी काम करता है जब आपका शरीर ताकतवर और सेहतमंद होता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ाई करना ही काफ़ी है। नहीं दोस्तों, आज आपकी सेहत साथ नहीं देगी दोस्तों, तो आपका नॉलेज भी अधूरा रहेगा और यही कारण है कि आज हम बात करेंगे पोषण और स्वास्थ्य की, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों। और इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, और वो भी पूरे एक्सप्लेन के साथ में दोस्तों। सो इतना गज़ब का एक्सप्लेन मिलेगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। और हाँ, ये वीडियो आपके दिमाग को और भी शार्प बना देगा दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए और एक-एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो एक-एक क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आपसे पूछा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अ, एक प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषित बच्चे का आहार किसमें समृद्ध होना चाहिए? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। आपके पास में 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों का आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोटीन के, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि इस क्लास में मैं पूरा क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया है दोस्तों, जो टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस टॉपिक को मैं लगभग 50% मैं पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा। तो यदि हम बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषित बच्चे का आहार किसमें समृद्ध होता है? क्या प्रोटीन में होता है, मसाले में होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट में होता है? ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों प्रोटीन की, सो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रोटीन वह तत्व होता है जिसके माध्यम से हमारा शरीर का निर्माण होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न ऊतकों का निर्माण होता है। और शरीर यानी कि प्रोटीन जो है दोस्तों, खासकर अ, यानी कि ऊतकों का निर्माण और ऊतकों का मरम्मत करने की में सहायक होता है, ठीक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ दोस्तों प्रोटीन की, सो प्रोटीन की कमी के कारण कौन-कौन सी बीमारियाँ होती है, पहले तो ये याद रखना है। सो आपको याद रखना है, पहला क्वाशियोकर और एक मैरामस, ठीक है? सो ये 2 ऐसी बीमारी हैं दोस्तों, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऐसा कौन-सा आहार है जिसमें समृद्ध जो है प्रोटीन पाया जाता है, सो वो है दोस्तों जो कि प्रोटीन और मसाले, ठीक है? सो 2 ऐसे जो तत्व है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें होगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। अब इतने में आपको संतुष्ट नहीं होना है, जैसे कि मैंने शुरू स्टार्ट में ही आपसे वादा किया है कि मैं यहाँ पे जो टॉप 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, वो टॉप 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि वो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन तैयार करके देंगे, है ना? सो एक-एक क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद में मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से आपके एक नहीं बल्कि एक क्वेश्चन से एक नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहला, प्रोटीन जो है दोस्तों, प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर यानी कि पोषण संबंधित समस्या है, ठीक है? ये तो एक क्वेश्चन का डिटेल हो गया, ठीक है? जो कि क्या करता है दोस्तों, जब ये तब उत्पन्न होता है जब बच्चों के आहार में प्रोटीन या फिर कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है? यह स्थिति तब उत्पन्न होता है, ठीक है? ये तो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता दिया, जो कि इससे पहले ही हम समझ लिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कारण, कि भाई जो है प्रोटीन की कमी से ये जो यहाँ पे यानी कि कोई जो कुपोषण की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये क्यों उत्पन्न हो रही है? लोगों में कुपोषण की जो समस्या है, ये क्यों आ रही है? ये एक सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका तैयार होगा, और यहाँ से आपसे डायरेक्ट कारण पूछा जा सकता है ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है? तो आपसे पहला याद रखना है दोस्तों, अपर्याप्त आहार, यानी कि अभी की स्थिति में जो भोजन यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो पोषक पदार्थ है, वो पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में ना लेने के कारण जो है अभी की स्थिति में जो है कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए
जो जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना दोस्तों, यदि किसी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को बार-बार यदि ये संक्रमण के कारण बीमार हो रहा है वो, तो उस कंडीशन पे भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो कुपोषण का शिकार होने वाला है। सो ये कुपोषण का कारण सेकंड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम देखते हैं दोस्तों, बहुत बार देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जो गरीब वर्ग के जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या गरीब वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनमें कहीं न कहीं कुपोषण की समस्या ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स की मात्रा हो, वसा की मात्रा हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा एक मुख्य कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, अशिक्षा का, क्योंकि लोगों को सही जो है पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको सही जो है प्रोटीन, विटामिन्स लेना चाहिए, वो जानकारी नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों क्वेश्चन का जो डिटेल है, तो ये आपको 3 कारण यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है प्रोटीन कुपोषण यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के। पहला अपर्याप्त आहार, दूसरा जो देखने को मिलेगा दोस्तों बार-बार संक्रमण और बीमारियाँ, ठीक है? तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ से बीमारी की यानी कि बीमारियाँ और अशिक्षा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉरी अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अब हम समझते हैं क्वेश्चन का डिटेल को, ठीक है? तो अभी तो शुरू स्टार्ट में मैंने आपको बस ट्रेलर बताया, अब आपका अभी तो पिक्चर बाकी है, बस आपको एक-एक देखते जाना है। सो यदि मैं बात करूँ दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन में सामान्यतः 2 बीमारियाँ होती है, कौन-कौन सी? तो आपको याद रखना है, प्रोटीन से क्वाशियोकर और एक मैरामस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय बताया था आपको, ठीक है? अब यदि मैं बात करूँ दोस्तों क्वाशियोकर की, तो इसमें कुछ लक्षण हमें दिखाई देने देते हैं दोस्तों, और ये ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? और आप सभी को पुनः फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता देता हूँ दोस्तों कि मैं जो क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ या लाया हूँ, इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया है और वो शब्द रखने का प्रयास किया है दोस्तों, जो डायरेक्ट एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और ये एक प्रकार से पूरा फ़िल्टर वाला क्लास है। सो आप एक-एक पॉइंट को आप बहुत ही अच्छा से देखिएगा, है ना? सो यदि मैं बात करूँ दोस्तों क्वाशियोकर के लक्षण की, तो पहला जो लक्षण है सूजन, और ये पूछा जा चुका है। सेकंड जो लक्षण हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो त्वचा में परिवर्तन, ठीक है? थर्ड जो लक्षण है वो है मांसपेशियों का कमज़ोर होना। सो सामान्यतः यदि हम क्वाशियोकर की बात करें दोस्तों, तो 3 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। कौन-कौन सा? सो पहला सूजन, त्वचा और मांसपेशियाँ। अब क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन आपका कवर हुआ दोस्तों, ये हुआ क्वाशियोकर रोग से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाशियोकर रोग में लक्षण कैसे जो है लक्षण कौन-कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं? और ये 3 ऑप्शन दे दिया जाए आपसे, और आपसे पूछा जाए कि क्वाशियोकर के ऐसे कौन से लक्षण नहीं हैं? तो इन 3 में से आपको ये अगर 3 याद रहे आपको कि पहला सूजन, त्वचा में परिवर्तन या फिर मांसपेशियों की कमज़ोरी, तो आप छाँट सकते हो या फिर वहाँ से ऑप्शनों से देख सकते हो कि हाँ, ये वह इसके लक्षण हैं, और उसके बाद में जो नहीं होगा वो नहीं होगा, यानी कि वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? यहीं पे बात करें दोस्तों मैरामस की, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन आपका मैरामस से यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि मैरामस रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है, और इसके जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, खासकर अत्यधिक वजन का कम होना, और साथ-साथ मांसपेशियों की क्षीणता और शरीर में वसा का नष्ट होना, ठीक है? कौन-कौन सा मैं आपको पुनः फिर से याद दिलाता हूँ। पहला जो है अत्यधिक वजन का कम होना, तीसरा दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, मांसपेशियों की क्षीणता, ठीक है? मांसपेशियों की क्षीणता। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो है शरीर में वसा का नष्ट होना। ये है मैरामस के कारण, ठीक है? यानी कि मैरामस के लक्षण, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, जो है प्रोटीन एनर्जी यानी कि प्रोटीन कुपोषण, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बचाव के क्या उपाय है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें खासकर प्रोटीन युक्त पदार्थों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो एनर्जी युक्त जो पदार्थ होते हैं, एनर्जी युक्त जो आहार होते हैं, उनको उपयोग करना चाहिए, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको पुनः फिर से रख देता हूँ आपके सामने दोस्तों। यदि मैं बात करूँ दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, स्टार्ट में ही कहा था मैंने आपसे कि ऊतकों, और अब यहाँ पे आपका छठवां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। यानी कि प्रोटीन जो है दोस्तों ऊतकों के मरम्मत और निर्माण में सहायक होता है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रोटीन जो है दोस्तों किसके निर्माण एवं ऊतकों के यानी कि निर्माण ऊतकों में सहायक होता है, या फिर प्रोटीन का मुख्य कार्य आपसे पूछ सकता है कि क्या है? सो वो है ऊतकों का निर्माण करना है, या फिर ऊतकों का मरम्मत करना, ठीक है? सो ये आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं, जो कि मसाले में जो एंटी
इन्फ्लेमेटरी होती है दोस्तों या फिर एंटीऑक्सीडेंट होता है, इनके गुण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ से ये भी पता चला आपको कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक ऊर्जा हमें देखने को मिलता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, लेकिन ये कैसा, तुरंत, यानी कि तुरंत दिया जाता है। यदि मैं बात करूँ तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा वसा में, ठीक है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और कभी कभी आपको डाउट रहता है ना दोस्तों, तो आप एक बार रिसर्च करके या फिर एक बार अच्छा से आप रिसर्च कर लीजिएगा और उसके बाद में देख लिया कीजिएगा, जिससे क्या क्या होता है कि आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे पुनः फिर से आपको और एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं दोस्तों, बीच बीच में मैं ऐसे कुछ पॉइंट आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ कुछ पॉइंटों को लेके बहुत ज्यादा हम डाउट में रहते हैं दोस्तों, या फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास में जो आपका आपका जो है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसका, और आप कहीं देख रहे हो ये यार मैं किससे पूछूँ? आपके पास में ना तो कोई टीचर होगा या फिर ना कोई आपका मित्र होगा जिससे आप पूछ सकते हो, है ना? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि गूगल में भी जब हम सर्च करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे जो है बहुत ही, एक तो बहुत लंबा आ जाता है या फिर उसका डिटेल बहुत ही छोटा आ जाता है, जिससे कि हम हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर ही नहीं हो पाता है ना? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आपको बहुत अच्छा से सर्च करना है, एक्सप्लेन करने का बोलना है। और यदि आप इस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ देखते हो ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो भी डाउट होगा आपका वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ तक कि मैं ये जीके जीएस की बात करूँ, यानी कि मैं सामान्य प्रबंधन या फिर कुपोषण या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अन्य जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्टों के जो डाउट होंगे दोस्तों वो आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोस्तों, यहाँ तक कि मैथ्स के बहुत सारे नहीं कह सकता बल्कि पूरे 100% जो टॉपिक्स है उनका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। सो वो ये एक बार आप अच्छा से इनका यूज कीजिएगा, जो कि आपका एक तो टाइम बचेगा और आप जो है आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, ठीक है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो कि मैंने बीच में आपको बता दिया है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की, तो इसमें खासकर जो है प्रभावित होने वाले जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इनको डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का समावेशन होना चाहिए, ये डब्ल्यूएचओ कहता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक पॉइंट को देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके चलता हूँ, और विकल्प, ठीक है। सो हम यहाँ पे निचोड़ देख लेते हैं दोस्तों विकल्प का। सो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, पोषण, यानी कि पोषण ऊर्जा, जो कुपोषण के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन का होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन में खासकर जो है हमारे शरीर का, यानी कि हमारे शरीर का वृद्धि होता है, साथ ही साथ कोशिकाओं का मरम्मत यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि ऊतकों का मरम्मत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और आप सभी को पुनः फिर से एक बात बता दूं दोस्तों कि जो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया है, आपको हो गया प्रोटीन हो गया, इसके बाद में वसा हो गया, ठीक है। वसा के बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये ऐसे जो है तत्व होते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक होते हैं, जिसे कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो अधिक आवश्यकता वाले और एक कम आवश्यकता वाले हैं। तो प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये अधिक वसा वाले होते हैं। इसमें आप जल को भी आप शामिल कर सकते हैं, जो कि वैसे यदि हम देखें जल को, तो इसमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, यानी कोई पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए अधिक मात्रा की यदि हम बात करें दोस्तों, सो ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जल यदि आप, यानी कि पानी यदि आप नहीं पियोगे, यदि आपके शरीर में पानी नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आपका पाचन नहीं हो पाएगा। और जो आपका जो ब्लड है उसमें भी पानी की मात्रा है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो 50 से 60, यानी कि 60% से ज़्यादा जो भाग है वो दोस्तों वो जल का पाया जाता है। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको सर्च करना है। और आपको ये देखना है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके स्रोत की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसके स्रोत आपको याद रखना है दूध, मछली, अंडा, दाल और सोयाबीन, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है मसाले। तो भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं, साथ साथ हल्दी और अदरक जैसे जो मसाले जो होते हैं दोस्तों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे
कुछ उपचार ये दोनों देखा था, ठीक है? याद देख लीजिएगा। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो आप देखते हो दोस्तों चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है अधिक मात्रा में, और ये जो है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायक होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, है ना? ये वसा हो गया। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? एनर्जी, यानी कि ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है? सो ये यहाँ पे याद रखना है। इस प्रकार यदि मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों, तो लगभग मैंने 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है? हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन मैं पूरा-पूरा 100% यही प्रयास करूँगा दोस्तों कि मैं जितना फैक्ट आपको दे सकूँ, उतना मैं पूरा जी-जान से जो है एक्सप्लेन करके, या फिर जो पूरा डेटा मैं लेके आया हूँ, वो पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। सो यदि आप इस क्लास में समय देते हो ना दोस्तों, तो मैं इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके जो है 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है? और इन 100 प्लस क्वेश्चनों में से मैं ये इतना पक्का कहता हूँ दोस्तों कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो है लगभग यही सेम टू सेम पॉइंटों से पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, लगभग ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया है मैंने, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, जो कि पीई में यानी कि कार्बोहाइड्रेट में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है? सो आप ये देख लीजिएगा, और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको या तो मैं इस वीडियो का यानी कि वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या फिर और जो है इसके टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है दोस्तों बच्चों में कुपोषण की रोकथाम में सहायक होता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा उपाय है जो बच्चों के यानी कि कुपोषण यानी बच्चों में कुपोषण को यानी कुपोषण की रोकथाम में सहायक होता है। सो अब आपको ये देखना है कि सहायक यानी कि कुपोषण को कम करने के लिए ऐसे कौन से उपाय है? सो यदि हम बात करें दोस्तों पहला ऑप्शन की, ठीक है? अब कुपोषण की स्थिति कब होती है? जब आप पोषक तत्व यानी कि लोगे नहीं, है ना? यानी कि भोजन के रूप में आप पोषक तत्व अभी यदि आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, भोजन के रूप में आप खा नहीं रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है कुपोषण की समस्या यहाँ पर होती है। वो चाहे प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, जो पोषक तत्व है वो यदि आप पर्याप्त रूप में नहीं ले रहे हो, तो उस कंडीशन में कुपोषण की समस्या होती है। अब यदि इसका बचाव की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बचाव भी बताया था। खैर यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम पूरा और अच्छा से समझते हैं। पहला जो ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, परिवार नियोजन और जन्म के बीच में अंतर। जी हाँ, यदि हम देखें दोस्तों परिवार नियोजन और जन्म के बीच में यदि अंतर रहा, तो कहीं न कहीं बच्चों में यानी कि जो बच्चा है उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाएगा, पर्याप्त मात्रा में दूध मिल पाएगा। सो ये एक वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुपोषण को रोकने का, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे शिक्षा देना, यानी कि कुपोषण से संबंधित जो यदि महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर लोगों को यदि इसके बारे में शिक्षित किया जाए, तो कहीं न कहीं कुपोषण की समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कुपोषण को रोकने का ही एक सहायक है, कुपोषण को रोकने के लिए सहायक है। इसके बाद में स्तन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है? यानी कि स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती महिला है या फिर जो स्तनपान कराने वाली जो महिला है, उसको जो है पोषक यानी पोषक पदार्थ है, या फिर जो खाने वाले जो पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थ हैं दोस्तों, जिनसे बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण मिल सके, सो उनका जो है यहाँ पर जो सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीनों ऑप्शन राइट होंगे। पहला भी यानी कि नियोजन के लिए भी ये भी सहायक हो रहा है। इसके बाद में पोषण और शिक्षा, ये भी जो है वो पोषण यानी कि कुपोषण को रोकने में सहायक है, और स्तनपान को बढ़ावा देना, ये भी कुपोषण को रोकने में सहायक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, और क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला। लेकिन आपको इतने में संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि हम क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। सो यदि हम बात करें दोस्तों कुपोषण की, कुपोषण खासकर एक ऐसी समस्या है दोस्तों, जो कि जो है पोषक पदार्थों का उपयोग यदि लंबे लंबे समय तक ना किया जाए, तो उस समय में कुपोषण की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, और ये काफी खतरनाक होती है दोस्तों, क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है दोस्तों। और यह खासकर बच्चों की यानी कि बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, ठीक है? और भारत सरकार के द्वारा भी जो है कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए कहीं न कहीं बहुत सारी योजनाएँ चला रखी है, वो चाहे महिलाओं के को लेके हो, या फिर जो है छोटे बच्चों को लेके हो, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएँ भी यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है? सो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों कुपोषण के कारण की, सो कुपोषण के कारण मैंने आपको बता दिया था, पहला तो अपर्याप्त और असंतुलित आहार, ठीक है? यानी पर्याप्त मात्रा में यदि संतुलित
आहार नहीं ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है कुपोषण का कारण हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में खराब एवं स्वच्छता यानी कि कहीं न कहीं यानी कि आपके आस-पास में जो है वातावरण स्वच्छ नहीं है, आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो वो स्वच्छ नहीं है, पेयजल स्वच्छ नहीं है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंडीशन में भी कुपोषण की जो समस्या है कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है। ठीक है? इसके बाद में संक्रमण और बीमारियाँ, यदि लगातार आप संक्रमित हो रहे हो और बीमारियाँ लगातार हो रही हैं, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं न कहीं ये कुपोषण का कारण है, ठीक है? सो ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। पहला, मैं आपको पुनः फिर से याद दिला दूँ, पहला अपर्याप्त और असंतुलित आहार, दूसरा पॉइंट कारण है दोस्तों स्वच्छ यानी कि खराब स्वच्छता और साथ ही साथ स्वच्छ पेयजल ना लेने के कारण, ठीक है? इसके बाद में संक्रमण और बीमारियों का लगातार होने के कारण भी कुपोषण की समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कारण और क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इसके बाद में शिक्षा और जागरूकता की कमी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम के उपाय। सो रोकथाम के उपाय वही है जो हमने ऑप्शन में देखा था। पहला, परिवार नियोजन, यानी कि एक बच्चे के बीच में यानी कि दूसरा बच्चे बच्चे के लिए यानी कि यहाँ पे कहीं न कहीं अंतर होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चा है उसको यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो है पोषण मिल सके और जो महिला है वो भी जो है नेक्स्ट अगले बच्चे के लिए पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो सके। सो बीच में यहाँ पे गैप यदि होता है तो कहीं न कहीं कुपोषण की समस्या को रोका जा सकता है काफ़ी हद तक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, पोषण संबंधित शिक्षाएँ कहीं न कहीं लोगों को देना चाहिए, ये भी एक उपाय है बचाव का। इसके बाद में स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है? सो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, रिलेटेड फैक्ट क्या है? पहला, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के अनुसार जो है दोस्तों जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चों को केवल माँ का दूध देना चाहिए। अब यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है? इसके बाद में आप देख पा रहे हो कि स्तनपान कराने वाले यानी कि स्तनपान बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है क्या? सो वो बनाता है दोस्तों पोषण, ठीक है? तो इसीलिए इसे पोषण युक्त पदार्थ है वो देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे पोषण शिक्षा के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार के महत्व को समझाना आसान होता है। ये भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में परिवार नियोजन का सही उपयोग जो है बच्चों के लिए यानी कि बच्चों से सॉरी माफ़ कीजिएगा, उपयोग से बच्चों के बीच में अंतर को समझा जा सकता है, यानी अंतर को रखा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक-एक पॉइंट को समझा दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण विकल्प हम यहाँ पे देख लेते हैं। परिवार नियोजन की यदि हम बात करें दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण अ, उपाय है जो कि यानी कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह अंतराल रखने के बीच में यानी कि रखने के बीच में कहीं न कहीं जो कुपोषण की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और पोषण और देखभाल को भी यहाँ पे एक मौका यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में पोषण और शिक्षा यानी कि पोषण संबंधित शिक्षा कहीं न कहीं लोगों तक पहुँचाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए और स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए, हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला था दोस्तों, उपरोक्त सभी, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। सो इस प्रकार से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा जो रोग है दोस्तों, कौन-सा दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं दोस्तों और कन्फ्यूज़ नहीं मैं कहूँगा बल्कि वो घबरा जाते हैं क्योंकि जब हम काफ़ी दिनों के बाद में या फिर जब हम फर्स्ट बार जाते हैं ना दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में तो हम बहुत से ज़्यादा घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को घबराने के कारण क्वेश्चन को एक तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं तो कहीं न क्वेश्चन का आंसर आप सही से नहीं दे पाओगे और दूसरी बात क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो थोड़ा टफ पूछा जाता है यानी कि क्वेश्चन को घुमा-फिरा के पूछा जाता है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों डायरिया को यदि मैं हटा दूँ तो यदि आपने डायरिया पढ़ रखा है तो दस्त को यदि दस्त आ जाए तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे या फिर दस्त को हटा दिया जाए और डायरिया यहाँ पे रहने दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है डायरिया के उपचार के लिए यानी कि महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप कन्फ्यूज़ रहोगे, है ना? सो इसीलिए मैं आपसे यही करता हूँ कि जो पॉइंट दिया जाता है ना, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, उनको आपको अच्छा से याद रखना है
और खासकर जो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इन पॉइंटों को आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको पता होने के बाद में भी आपके नंबर काट कट जाते हैं। और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि हम बाद में बहुत पछताते हैं। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिले, या फिर जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो आप उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप ऑप्शन में जा सकते हो, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को अगर देखते हो दोस्तों, तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है कि डायरिया या फिर जो दस्त होता है ना, इसके उपचार के लिए महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो अभी यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो हम पहले देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो वो हम पॉजिटिव के आधार पर पढ़ते हैं, यानी कि कौन कौन सा है ये पढ़ते हैं। यानी कि जैसे डायरिया के उपचार कौन-कौन से हैं, क्योंकि आपने कभी तो ये नहीं पढ़ा होगा ना कि डायरिया के उपचार कौन से नहीं हैं। तो हम पहले पॉजिटिव के आधार पे देख लेते हैं, उसके बाद में जो बचेगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि क्वेश्चन में जो नेगेटिव पूछा गया है उसका वही आंसर होगा, है ना। तो यदि हम बात करें दोस्तों निर्जलीकरण को रोकना, है ना। सो पहला जो पॉइंट है दोस्तों दस्त के उपचार का, सो दस्त के उपचार में कहीं न कहीं यदि हम देखें दोस्तों निर्जलीकरण, सो निर्जलीकरण को रोकने, यानी कि निर्जलीकरण को यदि आप रोकते हो तो कहीं न कहीं दस्त के जो उपचार है, यानी कि उपचार के रूप में यदि हम देख सकते हैं, या फिर दस्त जो है दस्त यहाँ पर रुक सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में निर्जलीकरण के तुरंत यानी कि निर्जलीकरण यदि होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में यदि आप तुरंत उपचार के लिए जाते हो, तो भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि डायरिया हो या फिर दस्त हो, इसके उपचार को कहीं न कहीं हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और धीरे-धीरे कम हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों बच्चों को खान-पान देना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है डायरिया हो या दस्त हो, इसके रोकथाम के उपचार माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जो कि आहार में तेली और जो मसालेदार जो पदार्थ होते हैं, उनको शामिल करना चाहिए। क्या ये इनको शामिल करना चाहिए क्या? नहीं, है ना? तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, सी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हो गया। सो यदि आपने इन चारों ऑप्शनों को देखा होगा ना दोस्तों, सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये 3 ऑप्शन हैं, ये डायरिया के उपचार के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन के यानी कि ऑप्शन ही समझ में आ रहे हैं। एक तो निर्जलीकरण है, इसके बाद में जो निर्जलीकरण होने पर तुरंत यदि आप उपचार करवा रहे हो, तो भी ये पॉजिटिव है। इसके बाद में बच्चों को खाना देना चाहिए, ठीक है? तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन यदि आप तेली पदार्थ और जो मसालेदार जो पदार्थ होते हैं, है ना? उनका यदि अधिक उपयोग करते हो, तो ये यहाँ पे हानिकारक होता है, और कहीं न कहीं जो हमारी जो आंत होती है ना, उसको प्रभावित करेगा, और जो आपके पेट में जलन सी महसूस यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों डायरिया को। सो डायरिया खासकर हम देखते हैं दोस्तों, जो छोटे जो बच्चे जो होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है, और ये खासकर बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी हम कह सकते हैं, जो कि शरीर में अधिक मात्रा, यानी कि शरीर में अधिक मात्रा में पानी या फिर नमक का कमी यदि हो जाता है, तो इस कंडीशन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कितने क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। पहले आपने देखा दोस्तों डायरिया, क्योंकि डायरिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो गया कि यदि हम कहें दोस्तों कि जो डायरिया है, इसमें किसकी कमी होने के कारण जो है हमें नुकसान पहुँचता है, या फिर बच्चों को नुकसान पहुँचता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा पानी और नमक का, ठीक है। इसके बाद में इसे सही उपचार यदि ना किया जाए, तो इस कंडीशन में कहीं न कहीं निर्जलीकरण की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपका कंप्लीट किया। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा दोस्तों, वो होगा डायरिया के कारण, यानी कि कारण क्या है। पहला कारण दूषित पानी या फिर भोजन का सेवन यदि आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों, दूषित पानी या दूषित भोजन का यदि सेवन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि डायरिया होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर संक्रमण का खतरा कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है। वो चाहे वायरल की बात करें, या फिर बैक्टीरिया, फिर पैरासिटिक यदि हम देखें दोस्तों, तो इनके माध्यम से यदि संक्रमित हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि डायरिया की होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके बाद में अस्वच्छता और जो खराब स्वच्छता है, इस प्रकार के जो वातावरण में आप ये रह रहे हो, या फिर जो स्वच्छ पेयजल यानी कि स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हो, स्वच्छ खाना नहीं खा पा रहे हो, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डायरिया होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चौथा आपका पॉइंट कंप्लीट किया दोस्तों। इसके बाद में डायरिया के उपचार यदि हम देखें, सो यहाँ पे आपके पांचवा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। पहला निर्जलीकरण को रोकना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है दोस्तों निर्जलीकरण को रोकना, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बच्चों में अधिक मात्रा में जो तरल पदार्थ जैसे ओआरएस देना होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि
जल और नमक की जो मात्रा है ना कहीं न कहीं बच्चों यानी कि ये बहुत कम हो जाती है, ठीक है? इसके बाद में निर्जलीकरण का उपचार है दोस्तों, निर्जलीकरण की स्थिति में तुरंत उपचार कराना चाहिए और गंभीर होने पर ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पुनः फिर से यहाँ पे छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि यदि गंभीर स्थिति यदि डायरिया से गंभीर स्थिति हो जाए यानी कि डायरिया अधिक हो जाए हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं बच्चों को कि इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है इंट्रावेंस है ना इंट्रावेंस फ्लूइड जिसे कहा जाता है यानी कि आईवी है ना आईवी दिया जा सकता है यानी कि देना आवश्यक होता है ठीक है तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान देना है भोजन देना है ना सो यदि बच्चों को आप पर्याप्त मात्रा में भोजन दे रहे हो जो है सुपारी यानी कि पर्याप्त मात्रा पोषक युक्त पदार्थ यानी कि भोजन आप दे रहे हो और पर्याप्त मात्रा में बच्चे यदि भोजन ले रहा है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है डायरिया को रोक सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान देना है और साथ साथ इसमें खिचड़ी हो गया केला दाल या फिर पानी इत्यादि भोजन के रूप में हमें देना चाहिए ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है ओआरएस का उपयोग जो कि डायरिया के समय आपको क्या देना है दोस्तों और ये है डायरिया के समय यदि डायरिया ज्यादा हो गया या फिर निर्जलीकरण को यदि रोकना है तो उस कंडीशन में आपको ओआरएस का जो है ओआरएस का उपयोग करना चाहिए यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और जो तेली और जो मसालेदार जो भोजन होते हैं दोस्तों ये यदि आप देते हो तो कहीं ना कहीं आंत में जलन यहाँ पर होगी और इस स्थिति में कहीं ना कहीं और खराब कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है ठीक है और निर्जलीकरण के तुरंत बाद में चिकित्सा या निर्जलीकरण यदि हो रहा है तो उस कंडीशन में तुरंत चिकित्सा उपचार कराना चाहिए ठीक है सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगभग 8 पॉइंट देखा दोस्तों इसके बाद में निर्जलीकरण को रोकना ये मैंने आपको बता दिया निर्जलीकरण के उपचार बच्चों को खाना देना या फिर तेली पदार्थों का मसाला ये पूरा हमने यहाँ पे देख लिया था ठीक है सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने यहाँ पे देखा था दोस्तों जो कि आपको देखने को मिला था आहार में तेली पदार्थों एवं भोजन भोजन का शामिल होना ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों और आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है ठीक है सो इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों और इस क्वेश्चन में राइट आंसर लगा भी पा रहे होंगे यदि हम देखें दोस्तों फल में तो फल में भी पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा यदि हम चावल दूध की बात करें दोस्तों तो इसमें भी पाया जाता है लेकिन सबसे अधिक यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोयाबीन में है ना तो सोयाबीन एक ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों पदार्थ है जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है ठीक है और यदि हम कहें दोस्तों कितना परसेंट तो प्रोटीन जो है लगभग यहाँ पर सोयाबीन में पाया जाता है दोस्तों 40% और यदि हम वसा की बात करें दोस्तों तो वसा लगभग 20 से 30% यहाँ पर लगभग 20 या 30% पाया जाता है ठीक है सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला और कुछ फैक्ट मैंने देने का प्रयास किया और प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों जो कि प्रोटीन एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो कि वृद्धि करने में सहायक होता है और हमारा शरीर का जो निर्माण है ना जो वो है दोस्तों हमारे वो चाहे अंगों का निर्माण हो या फिर हमारे बॉडी का निर्माण हो जैसे कि आप बाल की बात करें या फिर नाखूनों की बात करें सो ये किससे बने हुए होते हैं ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं सो हमारे शरीर का जो अधिकतर जो भाग होता है ना दोस्तों वो किससे बना होता है प्रोटीन से बना होता है सो ये वृद्धि करने में सहायक होता है साथ ही साथ ऊतकों का मरम्मत करने में या फिर ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है ठीक है ये मैंने आपको बता दिया था और साथ ही साथ ये इतना ही कार्य नहीं करता बल्कि ये एंजाइम्स हार्मोन्स और एंटीबॉडी का निर्माण करने में भी सहायक होता है और प्रोटीन की यदि कमी हो जाए तो दो बीमारियां होती है कौन सी होती है आपको पुनः फिर से बता देता हूँ दोस्तों वो होती है क्वासियोकर और एक मैदामस ठीक है ऐसे ये दोनों याद रखना है और यदि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण यदि हो जाए दोस्तों तो उसमें कहीं कुपोषण यदि हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके विकास में रुकावट यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों और प्रतिरक्षा प्रणाली यहाँ पर कमजोर होगी यदि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं बच्चा बार बार बीमार होगा ठीक है सो ये भी आपको याद रखना है इसके बाद में प्रोटीन के कुछ स्रोत मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये दो प्रकार के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं सामान्यतः यदि हम भोजन की बात करें या फिर जो पोषक तत्व या फिर जो पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सामान्यतः दो ही प्रकार से करते हैं एक तो पादपों के माध्यम से और एक जंतुओं के माध्यम से है ना सो यदि हम बात करें दोस्तों पादपों के माध्यम से तो पादपों के माध्यम से जैसे दाल हो गया सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया है ना ये ऐसे तत्व होते हैं जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ठीक है इसके बाद में मछली यानी कि पशुओं के आधार पर मछली अंडा मीट या फिर दूध हो गया ये कहाँ से मिलते हैं हमें पशुओं के माध्यम से मिलते हैं ठीक है इस प्रकार से
आपको ये स्रोत याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था दोस्तों कि सोयाबीन में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है 20% है, ठीक है। यानी कि इसमें लगभग 40% जो है दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है और 20% यहाँ पर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। और ये सभी जो है दोस्तों एमिनो एसिड के समृद्ध होते हैं, यानी कि एमिनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, क्वासियोकर और मैरामस जो रोग है ना दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। और प्रोटीन जो खासकर मांसपेशियों और वृद्धियों के लिए, यानी मांसपेशियों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो ये भी बता दिया था मैंने, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 9 से 10 पॉइंट आपके कंप्लीट किए दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है सोयाबीन की तुलना में कहीं कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम चावल देख रहे हैं दोस्तों। चावल में आपको बताया था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन सी। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन अभी कुछ दिनों से लगातार 2-3 दिनों में, यानी कि लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे दोस्तों विटामिन सी से, वो चाहे विटामिन डी की बात करें या विटामिन सी की बात करें या विटामिन ए की बात करें। ये ऐसे विटामिन है दोस्तों जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, और हो सकता है कि कल की डेट में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों, जो विटामिन सी जो होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। सो एक बी हो गया और एक सी हो गया, दो ऐसे विटामिन है दोस्तों जो जल में घुलनशील होती है। यदि मैं बात करूँ दोस्तों वसा में घुलनशील, सो वसा में घुलनशील 3, यानी कि इसके बाद में जो बचे विटामिन होते हैं, वो चाहे ए हो या फिर डी हो या फिर ई हो या फिर के हो, ठीक है। सो ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन से कंप्लीट होने वाला है, जो कि आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। यदि हम बात करें दोस्तों दूध की या दाल की या अनाज की, तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा जो यानी कि विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है ताजे फलों में, ठीक है। ताजे फलों में पाया जाता है। और ताजे फलों में भी आप देखते हो दोस्तों, जैसे संतरा हो गया या फिर टमाटर हो गया, तो कुछ ऐसे जो तत्व यानी कि ऐसे फलों में पाए जाते हैं दोस्तों जो जहाँ तक खट्टे होते हैं, ठीक है। सो उनमें पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट थे और क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद में हम समझते हैं विटामिन सी को। अब यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि आपसे पूछा जा सकता है, सो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और आप सभी को एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों, जो कि मैंने एक क्लास आपके लिए अपलोड किया है, जो कि शॉर्ट वीडियो है, जिसमें मैंने सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो है कल की डेट पे अपलोड किया है, वो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको रासायन यानी कि जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और बीमारियों से मैंने अपलोड किया है। इसके बाद में आज ही के डेट पे टीकाकरण के अपलोड किया है। तो कुछ ऐसे जो छोटे-छोटे ट्रिक्स है दोस्तों, जो आपको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके 2-2 3-3 नंबर कवर करते हैं। सो मैंने जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो है ट्रिक आपको वहाँ पे बताने का प्रयास किया है, जो कि आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। सो वो भी आप देख सकते हैं, आपके पास में समय हो तो, ठीक है। सो पहला तो आपको याद रखना दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और यह एक प्रकार से क्या है दोस्तों, विटामिन है, जो कि कैसा है, जल में घुलनशील है, ठीक है। और यह जो है दोस्तों खासकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत जो है बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार से आपका सेकंड नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में यह क्या करता है दोस्तों, घावों के लिए, यानी कि घावों को भरने और त्वचा को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने, यानी कि घाव यदि आपको कहीं चोट लग गया हो, तो उस कंडीशन में घाव भरने के लिए या फिर त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है या कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो है दोस्तों विटामिन सी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में ये तो हो गया पांचवा पॉइंट। इसके बाद में छठवा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है, ठीक है। सो आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। सो पहला मैंने आपको बताया रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद में यह यानी कि एक महत्वपूर्ण विटामिन है दोस्तों, और यह जो दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है,
इसके बाद में हमने देखा दोस्तों कि यह जो है ये विटामिन जो है घाव को भरने या फिर त्वचा को स्वच्छ रखने में भी सहायक होता है। फोर्थ और छठवां पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों कि यह जो विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं विटामिन सी के स्रोत, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि हम बात करें दोस्तों विटामिन सी की, तो यह जो है खासकर संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया और पपीता, इनमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और सब्जियों पे देखते हैं दोस्तों हम टमाटर, पालक और मिर्ची। ठीक है, तो ये ऐसे जो सब्जियां हैं दोस्तों, जहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे फल है जहाँ पे विटामिन सी की मात्रा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, वो चाहे फल हो या फिर सब्जी हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से मैं आपको रूबरू कराता हूँ दोस्तों। यदि हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये क्वेश्चन आपसे मैं ये नहीं बता सकता दोस्तों कि कितने बार पूछा गया, क्योंकि जो पिछले बार जो पेपर हुआ था दोस्तों, और यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन हल किया होगा तो उसमें देखा होगा कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन, एक ये जो बीमारी है महिला पर्यवेक्षक के लिए एक ऐसा पॉइंट बन गया है जो बार बार आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पे लगभग 7वें क्वेश्चन यानी कि 7 पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और विटामिन सी एक जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि शरीर में क्या करता है, यानी कि शरीर में रेडिकल्स से बचाता है। ठीक है, सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कि यह आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था। इसके बाद में शरीर में विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है, ये आप सभी को पता है दोस्तों। यदि शरीर में विटामिन सी का निर्माण यदि नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम विटामिन कहाँ से ले रहे हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो विटामिन सी है उसे हम लेते हैं पोषक तत्व के माध्यम से, यानी कि भोजन के माध्यम से। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो पोषक तत्व हम भोजन के रूप में खाते हैं, उनके माध्यम से जो है हम जो है विटामिन सी की प्राप्ति करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है दोस्तों, यदि हम विटामिन सी को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे विटामिन होंगे जो जिन्हें हम भोजन के रूप में यानी कि ऐसे ही ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से। सो वो है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, और ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो हमारे त्वचा के माध्यम से बनता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। सो हमने यहाँ पे देखा था जो विटामिन सी है, विटामिन सी फल, सब्जी और जो कुछ महत्वपूर्ण जो फल थे दोस्तों, वो चाहे संतरा हो या फिर टमाटर हो, इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया था दोस्तों, सी और यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया था। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि आईसीएमआर, और ये क्वेश्चन, ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों जो कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार, है ना। तो आपको ये पॉइंट पे आपको अच्छा से पढ़कर जाना है, और एक एक पॉइंट को आपको समझ कर जाना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों आईसीएमआर की, जो कि 2010 के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि निष्क्रिय पुरुष की ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है दोस्तों कि जो आईसीएमआर का जो रिपोर्ट 2010 था दोस्तों, इसके अनुसार जो निष्क्रिय पुरुष है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर बताना था। जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है, और यदि आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूंगे, और नहीं पढ़ा है तो मैं ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। वो है दोस्तों 2320। सो 2000 यानी कि 2010 के अनुसार जो आईसीएमआर का जो रिपोर्ट आया था दोस्तों, उसमें जो निष्क्रिय पुरुष है उसके लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता माना गया दोस्तों, वो माना गया है 2000 यानी कि 2320। और ये एनर्जी जो है ना दोस्तों, ये जो ऊर्जा जो है पुरुष और महिलाओं में दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है, और ये पुरुषों में भी अलग अलग हो सकता है दोस्तों। यदि किसी का हाइट ज्यादा हो या फिर वजन ज्यादा हो या फिर उम्र के हिसाब से भी जो है यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खैर, यदि हम बात करें दोस्तों निष्क्रिय पुरुष की, तो निष्क्रिय पुरुष के लिए माना जाता है 2320। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों आईसीएमआर के आधार पर। तो ये 2010 में एक रिपोर्ट आया था दोस्तों, जिसके अनुसार जो है यहाँ पर 2320 यहाँ पर 2320 यहाँ पर ऊर्जा माना गया है। ठीक है, और ये खासकर जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, उम्र हो गया, लिंग हो गया, यानी कि वो स्त्री पुरुष में अलग अलग होता है, वो चाहे वजन और ऊंचाई के आधार पर जो है एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें दोस्तों निष्क्रिय पुरुष की, तो निष्क्रिय पुरुष के लिए 2010 का रिपोर्ट के आधार पर जो है 2320 कैलोरी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, 20 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में निष्क्रिय जीवन शैली वाले जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये खासकर कैसे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं मोटे, यानी कि जिनमें मोटापे की समस्या ज्यादा होती है, साथ ही साथ हृदय रोग का खतरा कहीं ना कहीं अधिक होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जो है व्यक्ति के शारीरिक गतिशीलता पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है और आप इस पॉइंट को समझ भी गए होंगे कि महिलाओं की तुलना में कहीं ना कहीं पुरुषों को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आ चुका है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था देखभाल का लक्ष्य है। आपको बताना है दोस्तों कि गर्भावस्था का देखभाल यानी कि गर्भावस्था के समय देखभाल का लक्ष्य कौन सा है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देखते ही जो है समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो पहले तो आप हमने क्वेश्चन समझ लिया कि गर्भावस्था के द्वारा यानी कि गर्भावस्था का लक्ष्य यानी कि गर्भावस्था का देखभाल के लिए कौन से लक्ष्य है। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, माँ को स्वच्छ रखना, जी हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके बाद में कम वजन और नवजात जो है संक्रमण जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है, जी हाँ ये भी है। इसके बाद में सामान्य प्रसव करना, ये भी है। यदि हम देखें दोस्तों, इस प्रकार से सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि गर्भावस्था की देखभाल के लक्ष्य, ये तीनों पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब हम समझते हैं गर्भावस्था का देखभाल को, क्योंकि इस समय क्या होता है दोस्तों, गर्भवती महिला के उसके गर्भ में क्या होता है, यानी कि गर्भ में यानी कि गर्भ पल रहा होता है, यानी कि शिशु जो है जन्म यानी कि शिशु पल रहा होता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि स्वच्छ रखना बहुत ही जरूरी होता है, स्वच्छ और उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है। और इसके तहत गर्भवती महिला को नियमित जांच एवं देखभाल करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सलाह दी जाती है। इसके बाद में गर्भावस्था की देखभाल के कुछ मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इनको आप समझ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन और आसान यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम बात करें दोस्तों पहला पॉइंट की, सो माँ को यानी कि स्वस्थ रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बच्चों के विकास पर जो है नजर रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में गर्भ यानी कि गर्भावस्था संबंधित जटिलताओं को पहचानना और उनका उपचार करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गर्भावस्था के दौरान पोषण और आहार संबंधित जो जानकारी है वो ग्रहण करना चाहिए। और साथ साथ जो पोषक युक्त जो पदार्थ होते हैं, पौष्टिक जो पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम कह सकते हैं, उनका सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देख लिया होगा। इसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कभी गलत करके नहीं आओगे दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों कुछ मैक्सिमम फैक्ट की, सो गर्भावस्था के समय में क्या होता है दोस्तों, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र की जांच कराना अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। अब ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होता है या होती है, जो भी है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों, आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम, इनकी आवश्यकता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है दोस्तों, भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, या फिर जो शिशु का निर्माण हो रहा होता है, तो इसमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कारण भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और संक्रमण से बचाव यानी कि संक्रमण के बचाव के लिए जन्म के समय टीके भी यानी कि गर्भावस्था के दौरान टीके भी लगाए जाते हैं। अब आपके लिए एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको सर्च करके जाना है। यदि आप खुद सर्च करके जाते हो दोस्तों, या फिर पढ़ के जाते हो, या कहीं ढूंढ के आप पढ़ के जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको इसको सर्च करके जाना है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने तैयार किया या टाइप किया तैयार किया होगा दोस्तों, क्या कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में गर्भावस्था के समय देखभाल और नियमित चेकअप, टीकाकरण और यानी कि पोषण संबंधित परामर्श शामिल यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और गर्भवती महिलाओं को 4 से 5 एएनसी यानी कि विजिट्स की सलाह यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, यानी 4-5 बार जाने की सलाह यहाँ पर लगभग दी जाती है। ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो कि मैं पुनः फिर से नहीं बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किस ऊर्जा से बचना चाहिए। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, कि गर्भावस्था के दौरान किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए।
आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब यदि हम क्वेश्चन को समझे दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्रोत, ऊर्जा स्रोत है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनों में जिनसे बचना चाहिए। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट तो गर्भावस्था के दौरान चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एनर्जी का कार्य करता है। इसके बाद में प्रोटीन की यदि हम बात करें दोस्तों, प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि भ्रूण का निर्माण हुआ यानी कि हो रहा होता है, या फिर शिशु का निर्माण हो रहा होता है, तो उसमें उस कंडीशन में तो प्रोटीन की आवश्यकता होती ही है। इसके बाद में यदि हम बात करें वसा की, तो वसा भी चाहिए, क्योंकि वसा के माध्यम से एनर्जी मिलता है, ऊर्जा देने का कार्य, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है ये। तो यदि हम बात करें दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन तो जो है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए, तो वो है दोस्तों एल्कोहल, ठीक है। सो एल्कोहल का उपयोग यानी कि एल्कोहल से बचना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आपसे थोड़ा सा टफ करके पूछा गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल गया होगा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। गर्भावस्था के समय क्या होता है दोस्तों, भोजन और पेयजल के रूप में जो है सावधानी बरतनी चाहिए। जो नशीले पदार्थ हैं उनका कहीं ना कहीं कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि उनका उपयोग करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भ्रूण में प्रभाव पड़ सकता है, और जो है शिशु में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो प्रभाव वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। और एल्कोहल का यदि सेवन करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है रोकथाम करना चाहिए, और कहीं न कहीं ये खतरा बढ़ सकता है यदि इसका रोकथाम ना किया जाए गर्भावस्था के दौरान, तो ठीक है। और इससे बच्चे के मस्तिष्क और अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल का सेवन जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये ऑप्शन आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति जो है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी एजेंट के खिलाफ सख्त होती है, उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रक्रिया के दौरान, इसे आप किस प्रक्रिया कर लीजिएगा, किस प्रक्रिया के दौरान यानी किस प्रक्रिया में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है दोस्तों एजेंट के खिलाफ जो है सशक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इम्यूनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है टीकाकरण, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि व्यक्ति यानी कि किस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में प्रतिरक्षा प्रणाली एजेंट के खिलाफ सशक्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे दोस्तों, उपरोक्त दोनों, है ना। क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि इम्यूनाइजेशन भी और साथ ही साथ टीकाकरण भी, ठीक है, वैक्सीनेशन भी। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन के राइट आंसर पे। वैसे मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ गए होंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली के समय क्या होता है दोस्तों, रोगाणु या फिर वायरस के खिलाफ सशक्त करना इम्यूनाइजेशन या फिर टीकाकरण कहलाता है दोस्तों, क्योंकि यह प्रक्रिया जो दोस्तों खासकर एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। और एंटीबॉडी भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, जिससे भविष्य में रोगों से बचाव के लिए संभव हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब हम सभी ने जो है कोरोना वैक्सीन तो लिया ही होगा, तो वो क्यों लिया जाता था, वो एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए, ताकि यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो सके, इसीलिए वैक्सीन दिया गया था। सो वैक्सीन इसीलिए दिया जाता था ताकि एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक हो सके और भविष्य में रोगों से बचाव किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। टीकाकरण को समझते हैं दोस्तों। और टीकाकरण इम्यूनाइजेशन है, यानी कि एक प्रकार का इम्यूनाइजेशन है जो कि कमजोर या फिर मृत कोशिका को किया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से शरीर को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एंटी जो यानी कि शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करके यानी कि कर उसके यानी कि रोगाणु से सुरक्षा किया जाता है। पहले क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, टीकाकरण के समय पहले जो है जो मृत या हम कह सकते हो दोस्तों, जो कमजोर जो होता है ना, कमजोर रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और प्रवेश कराने के बाद में शरीर के जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, और इस प्रकार से रोगाणु से सुरक्षा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि आपसे पूछा गया है कि उच्च स्तर का कॉर्टिसोल वृद्धि हार्मोन्स को कम करता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उच्च स्तर का जो कार्टिसोल होता है ना, वो वृद्धि हार्मोन्स को कम करता है, जिससे बच्चे की स्थिति में क्या आती है ना, क्या आ सकती है, ये आपको बताना है। यदि कार्टेल यानी कि जो कार्टिसोल होते हैं ना दोस्तों, इसकी वृद्धि यदि हो रहा हो, यानी कि वृद्धि को कम किया जाए,
तो जिससे कि बच्चे में यानी कि बच्चे किस स्थिति में आ सकता है, ये आपको बताना है कि मोटापा या कमजोरी या फिर अविकसितता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। पहले हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यदि हम बात करें दोस्तों कार्टिसोल की, तो कार्टिसोल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, हार्मोन्स है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे अधिव्रत ग्रंथि से स्त्रावित किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? अधिव्रत ग्रंथि से स्त्रावित किया जाता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ये आपको पता होगा, ये आपने अच्छा से पढ़ रखा होगा। ठीक है, और यह शरीर में तनाव की स्थिति में ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कार्टिसोल, यानी कि कार्टिसोल का तनाव हार्मोन्स जो है दोस्तों कहाँ से, अधिव्रत यानी कि अधिव्रत से स्त्रावित किया जाता है, और यह जो है खासकर शरीर में विभिन्न स्थिति यानी कि तनाव की स्थिति में ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है और अन्य कार्यों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोटीन को तोड़ने और ग्लूकोज के निर्माण करने में भी सहायक होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। ठीक है, इसके बाद में इम्यूनिटी सिस्टम यानी इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य क्षमता को भी दबा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और विकास हार्मोन्स जो दोस्तों यानी कि विकास हार्मोन्स जो दोस्तों इसके स्तर को भी कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों अविकसित की, यानी कि यदि हम बात देखें दोस्तों अविकसित की, तो ये क्या होगा दोस्तों, उच्च स्तर पर कार्टिलेज विकास को धीमा कर देता है। क्या कर देता है? धीमा कर देता है। और यह जो है बच्चों की लंबाई यानी बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास को क्या करने लगता है? प्रभावित करने लगता है। ठीक है, सो क्या करने लगता है? ये प्रभावित करने लगता है। सो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि हम देखो दोस्तों रिलेट यानी कि रिलेटेड फैक्ट्स की, सो रिलेटेड फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि जो यानी कि कॉर्टिसोल जो होता है ना दोस्तों, इसका मुख्य कार्य जो होता है कुपोषण, तनाव और असंतुलित आहार यानी कि असंतुलित आहार का होना क्या कहलाता है? ये इसके मुख्य कारण। ठीक है, और कार्टिसेल का एक बढ़ा हुआ स्तर जो दोस्तों विकास के यानी कि विकास दर को कम करता है। किसका क्या करता है? विकास दर को कम करता है, जिससे बच्चों का कद कहीं न कहीं कम होने लगता है और वजन को प्रभावित करता है। और स्टैंड यानी कि स्टैंडर्ड स्थिति के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, बच्चों की लंबाई और उम्र यानी कि लंबाई जो है उसकी उम्र के अनुसार कम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दिया होगा दोस्तों, अविकसित। ठीक है, अविकसित जो है ये इस पे प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कॉर्टिसोल के वृद्धि हार्मोन्स को कम करने के कारण। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया होगा। और आपके 10 क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। और इन 100 क्वेश्चनों में से मैं इतना जो है पक्का कहता हूँ दोस्तों कि आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए तैयार हुए होंगे। बस ये नहीं हो सकती क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया और जो फैक्ट मैंने आपको बीच में रखने का प्रयास किया, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुरू स्टार्ट से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये मेरा पार्ट फर्स्ट था पोषण और कुपोषण का। इसके बाद में सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, वो क्लास भी आप जल्दी अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक जय हिंद।